लास्ट क्लास हम लोग डायोड खत्म किए थे और डायोड में उसके एप्लीकेशंस देखे थे कि अलग अलग तरीके का एप्लीकेशन, उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, इजी इजी क्वेश्चन ही रहता है। ये दो टर्मिनल्स हैं, इससे रिलेटेड दो डायोड्स लगे हुए हैं, नाम दे देते हैं D1 D2। ये 10 ओम है और ये 20 ओम है। यहाँ पे बोल रहा है कि एक बार हम इसको यहाँ पे एक ऐसा बैटरी कनेक्ट कर रहे हैं 2 वोल्ट का, और सेकेंड टाइम यहाँ पे ऐसे बैटरी कनेक्ट कर रहे हैं 2 वोल्ट का। ठीक है, फर्स्ट केस में ऐसा, सेकेंड केस में ऐसा। तो हमसे पूछ रहा है कि फाइंड करंट इन ईच ब्रांच इन बोथ केसेस। ठीक है, दोनों केसेस में कितना करंट होगा ये हमको बताना है। सर दोनों मीन्स दोनों केसेस में दोनों ब्रांच में ढूंढना है। हाँ, जैसे कि ए बी दो टर्मिनल्स हो गया, तो एक बार ये बैटरी ऐसे कनेक्ट किए हैं, फिर इसको हटा के ऐसे कनेक्ट किए हैं। तो हर ब्रांच में कितना करंट होगा ये पता करना है। आया? ठीक है, फर्स्ट केस में कह रहा है कि ऐसे हम बैटरी कनेक्ट किए हैं, यही केस हो गया। ये 2 वोल्ट है, ये 20 और ये 10 ओम। ठीक है, ये फर्स्ट केस हो गया। तो यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है कि ये प्लस टर्मिनल, ये माइनस, यानी कि प्लस होगा, इधर माइनस माइनस पे होगा। तो ये जो है रिवर्स, यानी कि D2 जो है रिवर्स डायरेक्शन में है और कुछ भी नहीं दे रखा है। तो रिवर्स में बोले थे कि रेजिस्टेंस जो होता है रिवर्स बायस्ड में टेंस टू इनफिनिटी होता है। तो ये इन्फिनिटी रेजिस्टेंस होगा। तो हम बोले थे कि इसको हम लोग ओपन सर्किट की तरह ट्रीट करेंगे, तो ये सर्किट हमको ऐसा दिखेगा। और यहाँ पे रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा तो ये हमको ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो इसमें हमको दिख रहा है कि ओपन है, तो ये हमारे करंट के लिए कुछ रिस्पॉन्सिबल ही नहीं होगा। आई 2/10 एम्पियर, 0.2 एम्पियर हो जाएगा। क्या देखना था इसमें? तो फर्स्ट केस में फॉरवर्ड है या रिवर्स है ये देखना था। इसका अगर डायोड का रेजिस्टेंस दिया होता तो डायोड को रेजिस्टेंस के साथ हटाया होता, लेकिन रेजिस्टेंस नहीं दिया है, यानी आइडियल केस मानना है। आइडियल केस में फॉरवर्ड बायस्ड में 0 रेजिस्टेंस, रिवर्स बायस्ड में इन्फिनिटी रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे अगर इन्फिनिटी रेजिस्टेंस यानी कि ओपन सर्किट है, करंट पास ही नहीं होगा, क्योंकि करंट जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होता है जब पैरेलल में हो तो इसलिए ऐसा ट्रीट करेंगे तो ऐसा होगा। ऐसे ही सेकेंड केस में अगर देखोगे तो सेकेंड केस का हमको पहला ऊपर वाला जो है ओपन सर्किट जैसा बिहेव होगा और नीचे वाला ऐसा। तो इस केस में करंट इसमें ऐसा पास कर रहा होगा और आई होगा 2/20 एम। ठीक है, तो सर्किट में है तो हमको बस क्या डिसाइड करना था कि फॉरवर्ड बायस्ड है या फिर रिवर्स बायस्ड है।
फॉरवर्ड बायस्ड है तो उसके अकॉर्डिंग, और रिवर्स बायस्ड है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग चेंज कर दिए। मान लेते हैं दोनों फॉरवर्ड आता तो दोनों को हटा देते, पैरेलल में हो जाता है, फाइंड कर लेते। ठीक है, ऐसा ये जेनर डायोड है, ऐसा लोड रेजिस्टेंस है, इधर की तरफ ग्राउंडिंग किया हुआ है, ये आर है, ये 200 ओम दे रखा है, ये दे रखा है 2 किलो ओम। बोल रहा है कि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है यानी कि वी एल है, ये है 15 वोल्ट। ठीक है, और बोल रहा है कि कहाँ गया, ठीक है, मिनिमम करंट required for minimum current through Zener diode is 10 milliampere to work properly. से हम लोग यूज करते हैं वो वोल्टेज, और सेकेंड रेटिंग ऑफ जेनर डायोड। रेगुलेटर का सर्किट है, क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि इसके क्रॉस 15 वोल्ट का है, तो सिंपल सा है, ये इसके पैरेलल है तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो भी 15 वोल्ट होगा। ठीक है, पैरेलल है, ये 15 तो ये भी 15। इसके क्रॉस अगर हम करंट बोले आई एल, सर आवाज कट रहा है। सर आवाज अच्छा से नहीं आ रहा। हेलो, यस सर। आ रहा है अभी? यस सर। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखें, फिर से बोल रहे हैं, लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल ले रखा है 15 वोल्ट, और वो जो है जेनर डायोड से पैरेलल में है, तो जेनर डायोड के क्रॉस भी पोटेंशियल हो जाएगा 15 वोल्ट।
लोड रेजिस्टेंस के थ्रू करंट अगर देखेंगे तो करंट आएगा VL/RL, यानी कि इसका अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन ये, तो हमको दिख रहा है कि 7.5 मिली एम्पियर करंट दिख रहा है। ठीक है, अब अगर हमको इधर 7.5 मिली एम्पियर करंट है, ये मिनिमम बोल रहा है वर्क करने के लिए इधर से 10 मिली एम्पियर का करंट आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से कितना करंट जा रहा है, यहाँ से दोनों जोड़ देंगे तो हमको 17.5 मिली एम्पियर दिख रहा है, यानी कि हमको इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी दिख रहा है कितना, तो करंट है रेजिस्टेंस है, दोनों को सॉल्व करेंगे 17.5 मिली एम्पियर और ये तो हमको ये 3.5 वोल्ट दिख रहा है, I इंटू आर इतना। तो यहाँ से सब कुछ हम निकाल चुके हैं, तो हमको अब लिखना है आंसर। यहाँ से ए का आंसर क्या होगा, तो सोर्स वोल्टेज बोल रहा है, सोर्स वोल्टेज हम लोग कनेक्शन, यानी कि ये एंड और इस एंड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस को सोर्स वोल्टेज बोलते हैं। तो सोर्स वोल्टेज यानी कि यहाँ से जो भी कनेक्शन गया है अपना जो ओरिजिनल कनेक्शन से हम कंपेयर करेंगे तो वही करने आ रहा था। तो कितना दिख रहा है, तो 15 प्लस 3.5 यानी कि V सोर्स हमको कितना दिख रहा है 18.5 वोल्ट, यानी कि 15 प्लस 3.5 B। रेटिंग क्या लिखेंगे, रेटिंग तो हमको दिख रहा है कि 15 वोल्ट ब्रेकडाउन होगा। ठीक है, जेनर डायोड का जो ब्रेकडाउन पोटेंशियल होगा वो 15 वोल्ट होगा, और इससे करंट मैक्सिमम जो पास कर सकता है कितना, जितना आ रहा है सारा का सारा पास कर जाए, तो रेटिंग वही क्या करेंगे, क्योंकि सोर्स के क्रॉस से उतना ही करंट आ रहा है, तो 17.5 मिली एम्पियर, ये इसका रेटिंग हो जाएगा। पोटेंशियल में तो कोई दिक्कत नहीं है, करंट यानी कि मैक्सिमम जितना सर्किट में है उतना पास होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा ये रेटिंग हो गया। एक ऐसा क्वेश्चन है, इधर है फॉरवर्ड वोल्टेज वोल्ट में है, इधर करंट है मिली एम्पियर में, ऐसे तीन वैल्यूज दे रखे हैं, ये है 2, 4, 6, उसके करस्पॉन्डिंग ऐसा है, ये 0.25, ये 0.3 और ये 0.35। ठीक, हमसे पूछ रहा है फाइंड DC एंड AC रेजिस्टेंस of diode when operated 0.3 वोल्ट। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि डायोड का रेजिस्टेंस जो है पोटेंशियल के साथ साथ चेंज होता है, डायनेमिक होता है, कांस्टेंट नहीं होता, फॉरवर्ड बायस्ड में हो या फिर रिवर्स बायस्ड में हो। तो कहा जा रहा है कि जब 0.3 वोल्ट पे हम उसको ऑपरेट कर रहे हैं उस समय डीसी और एसी रेजिस्टेंस कितना होगा, वो बताएं इस फिगर को देखकर। थोड़ा बहुत दिमाग लगाओगे क्या होगा, कैसे होगा। डीसी का बोल रहा है, डीसी रेजिस्टेंस, तो डीसी रेजिस्टेंस में हम लोग सीधा सीधा एक पोटेंशियल जानते हैं, करंट जानते हैं। ठीक है, तो सिंपली अगर हमको डीसी फाइंड करना है आरडीसी, तो उसके लिए जो पोटेंशियल है V/I करते हैं, तो पोटेंशियल है 0.3, करंट है हमारा 4 मिली एम्पियर, यानी कि 4 इंटू
10⁻³ ये जो भी आंसर आएगा 3/40 मिली ओम। एसी के लिए तो हम बोले थे कि एसी के लिए हमारा जो होगा स्लोप रिप्रेजेंट करेगा, वो होगा चेंजिंग होते रहता है, तो हम लोग पे स्लोप फाइंड करना पड़ेगा। तो इसमें एवरेज फाइंड करेंगे, कुछ दे नहीं रखा है, तो हम लोग कोई सा भी 2 पॉइंट चूज करके उसका स्लोप फाइंड कर लेंगे, तो चेंजिंग दिख जाएगा। तो आर एसी के लिए हम लोग लिखेंगे डेल्टा V बाई डेल्टा आई। कोई सा भी 2 पॉइंट ले लो, तो 0.35 माइनस 0.3 बाई 0.3 के क्रॉस 4 है, 6 है, 6 माइनस 4, ये मिली ओम में आएगा, नीचे किलो नहीं किलो हो जाएगा। ठीक है, तो ये सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा ऐसे हम लोग फाइंड करेंगे डीसी और आरएसी, अगर कोई भी गिवन कर्व होगा तो। हाफ वेव रेक्टिफायर है, ठीक है, फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर बोला जा रहा है, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 20 ओम है, बी इनपुट है 50 साइन ओमेगा टी, और लोड रेजिस्टेंस दे रखा है 800 ओम। बोला जा रहा है कि फाइंड पहला आई मैक्सिमम, सेकेंड आई डीसी, सर आवाज नहीं आ रहा है। इलेक्शन के चक्कर में पूरा आवाज नहीं आ रहा। हेलो हेलो, आ रहा है सर। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि कोई भी हाफ वेव रेक्टिफायर है, तो रेक्टिफायर कैसा होता है वो जानते ही हो, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है, ठीक है, यानी कि जो ट्रांसफार्मर ये सब चीजें जो यूज हो रही है उन सब का रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस है, इनपुट पोटेंशियल दे रखा है, ये सारे चीज हमको फाइंड करने बोल रहे हैं।
यानी कि हम लोग एसी पढ़े हैं, करंट पढ़े हैं, वो सब चीजें यूज करनी है यहाँ पे। आया पहला दूसरा ये सब। ठीक है, इनपुट भी देख रहा है तो हमको मैक्सिमम दिख रहा है 50 वोल्ट। टोटल रेजिस्टेंस यानी आर नेट का अगर बात कर रहे हैं तो इंटरनल प्लस ये यानी कि 800 प्लस 20 यानी कि 820 ओम। तो मैक्सिमम करंट अगर हम बात कर रहे हैं तो मैक्सिमम आई एम पहला हो जाएगा बी मैक्स बाई आर नेट, तो ये हो जाएगा 50 बाई 820। ठीक है, ये सॉल्व करके लगभग आता है 61 मिली एम्पियर। ठीक है, मैक्सिमम निकालना है तो उसके लिए मैक्सिमम ही देखते हैं। सेकंड हमारे पास एवरेज बोल रहा है, डीसी यही था। क्या था डीसी जो था वो एवरेज करंट को हम लोग बोलते थे डीसी। ठीक है, जैसे कि अगर हम एसी में एवरेज करंट का डिफिनीशन याद करें तो वहां पे यही कहा जाता था कि उस करंट की जगह पे सेम टाइम तक हम कितना चार्ज फ्लो करते, यानी कि डीसी करंट कितना पास करते, वही चीज कहा जा रहा है। यानी कि आई डीसी कहा जा रहा है, आई या आई मैक्सिमम बाई हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए, इसके 61 आई सर आवाज कट रहा है। हेलो। ये सर अब ठीक है। पता नहीं क्या हो रहा है, सुबह से ही ऐसा हो रहा है। ठीक है, आईडीसी यानी कि आई एवरेज कहा जा रहा है। फिर लास्ट है आई आर एम एस थर्ड, आई आर एम एस। आई आर एम एस इसमें होता है आई मैक्सिमम बाई 2। हम लोग पहले ऐसे में निकाले थे तो बाई रूट 2 था, यहाँ पे 2 आता है हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए। इसको याद रखना, पहले हम नहीं लिखाए थे, यहाँ ध्यान रखना इसको, हाफ वेव के लिए। ठीक है, हाफ वेव के लिए अगर लिखा जाएगा तो आर एम एस वैल्यू आई एम बाई, फुल के लिए आई एम बाई रूट 2 ही आता है। ठीक है, तो ये चीज आ जाएगा। अब बाकी इतना कुछ अगर आ रहा है तो बाकी का कैलकुलेट करना और भी आसान है। एसी एंड डीसी पावर इनपुट, बोलो एसी पावर इनपुट क्या होता है। आरएमएस का डिफिनीशन यही था
कितना करंट के लिए कितना हीट के लिए था, तो आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर नेट यानी आर प्लस आर इंटरनल, यही सॉल्व कर लेंगे जो भी आंसर आएगा। डीसी पावर इनपुट, डीसी के लिए करंट यूज करेंगे डीसी यानी कि आई एवरेज। अच्छा आउटपुट था क्या, अच्छा इनपुट ही है। एसी पावर इनपुट होगा, डीसी आउटपुट होगा। ठीक है, डीसी पावर इनपुट और मिल रहा है तो डीसी पावर आउटपुट होगा यहाँ पे। आउटपुट हमको लोड के क्रॉस मिलेगा तो आर एल का आई स्क्वायर आर होता है तो वही यूज कर लेंगे। डीसी यूज करेंगे, डीसी बोले तो एवरेज, आरएमएस बोले तो हीट से रिलेटेड होगा तो एसी के केस में। यानी ये क्वेश्चन है लेकिन इसके फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं। अब है डीसी आउटपुट वोल्टेज, डीसी वोल्टेज बोल रहा है भाई डीसी, तो हमको आई डीसी पता है, लोड के क्रॉस आ रहा है तो आर एल। छठा क्या है, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी तुम लोग खुद बोलो क्या होगा। 50% के आस 41 पॉइंट समथिंग। हाँ वो तो आइडियल केस में आता है, जैसे यहाँ डेटा दे रखा है तो हमको फाइंड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे एफिशिएंसी के लिए। एफिशिएंसी हमेशा क्या होता है, आउटपुट बाय इनपुट। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पावर देखते हैं, यानी कि पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट, यही हमारा एफिशिएंसी होगा। तो आउटपुट पावर कहाँ गया, ये हमारा आउटपुट हो गया, ये इनपुट हो गया। दोनों का जो भी वैल्यू आया रहेगा उसको रखेंगे, इनटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज होगा, सिर्फ इतना रखेंगे तो फ्रैक्शन रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से इसको हम बोल रहे हैं 1, इसको अगर बोल रहे हैं 2 तो लिख सकते हैं 1/2। परसेंटेज निकालना होगा तो परसेंटेज अगर दिया रहेगा तो इंटू 100। ठीक है, तो इतना परसेंटेज में हमको फॉर्म मिल जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है इसके जितने भी फॉर्मूले हैं इसको याद रखने हैं, नया कुछ नहीं है, हम लोगों ने जो पहले पढ़ा है उस चीज का यूज यहाँ पे कर रहे हैं। हाँ थोड़ा बहुत ये डिफिनीशन में चला जाता है क्योंकि यहाँ डीसी बोल रहा है तो ये बात समझना जरूरी है। वहां पे हम इसीलिए बोले थे कि एवरेज वैल्यू जो होता है डीसी डिफिनीशन में लिखाए थे, लेकिन वहाँ उतना नहीं करते हैं क्योंकि वहाँ एवरेज से काम चल जाता है। लेकिन यहाँ पे हमको डीसी बोलेगा एसी बोलेगा तो ये बात को समझना जरूरी है, डीसी कह रहा है नहीं कोई एवरेज वैल्यू को बोल रहा है। ठीक है, और डीसी के टर्म में ही हर जगह लिखा हुआ रहेगा तो समझते हुए इस चीज को लिखना आना चाहिए। ये सॉल्व करके आंसर के हिसाब से 39.5% दे रखा है, यानी कि 40 के आसपास ही। ठीक है, आइडियल केस में 40.6 होता है, यहाँ पे 39.5 आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे सवाल रहते हैं। फिर एक ऐसा ही जेनर डायोड से रेगुलेटेड सवाल है, ऐसे बहुत सारे सवाल तुमको मॉड्यूल में भी अब मिलेंगे, सॉल्व करोगे तो इस चीज को ध्यान रखना है। ये वाला जो लास्ट क्वेश्चन किए हैं, जो इन सबसे बेस्ट जो टिपिकल क्वेश्चन बनता है यही बनता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूले कैसे यूज कर रहे हैं वो जानना जरूरी है कि कौन सा फॉर्मूला होगा। तो इस सारे फॉर्मूले को माइंड में बैठाते हुए देखना कि क्यों हम कर रहे हैं, वो चीज पे ध्यान देना है। ठीक है, तो एक बार पढ़ना, ध्यान देना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर
हम लोग को बेसिकली जो पढ़ना है वो है बाई जंक्शन ट्रांजिस्टर। बीजेटी जब बना था, जब इसका खोज हुआ था या बनाया गया था तो उस समय यही चीज बनाया गया था। लेकिन आज के डेट में बहुत तरह के ट्रांजिस्टर आते हैं, तो सबका अलग अलग नाम दे दिया गया और हमको ये बाई जंक्शन ट्रांजिस्टर ही सर इसका सर ठीक आवाज लगा। नहीं आ रहा सर। हेलो हेलो अभी भी नहीं आ रहा है अच्छे से सर। हेलो है क्या? कट रहा है सर आवाज, अभी भी नहीं आया? नहीं आ रहा है। हेलो सर अब थोड़ा अच्छा है। ठीक है, अभी आ रहा होगा शायद। यस सर। आ रहा है, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग को बीजेटी ही पढ़ना है, यानी बाई जंक्शन ट्रांजिस्टर ही पढ़ना है, और किसी तरह का ट्रांजिस्टर हम लोग को नहीं पढ़ना है, ठीक है। और किसी तरह का ट्रांजिस्टर हम लोग को नहीं पढ़ना है, तो कहीं भी अगर ट्रांजिस्टर का नाम आएगा तो उसको हम लोग समझेंगे कि यही चीज है जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। और खुशी का भी बात है कि ये जो टॉपिक है ये पिछले साल से ही बोर्ड से हटा दिया गया है, ठीक है। बोर्ड में नहीं है लेकिन जेईई मेंस और एडवांस में है, तो इसलिए पढ़ना है। तो हम लोग देख रहे हैं कि बीजेटी बाई जंक्शन ट्रांजिस्टर, नाम से ही लग रहा है कि बाई बाई मतलब दो, जंक्शन यानी दो जंक्शन बन रहा होगा। हम लोग पढ़े पीएन जंक्शन, तो वहां पे एक डिप्लीशन लेयर फॉर्म कर रहा था, एक तरफ पी एक तरफ एन, बीच में डिप्लीशन लेयर, तो उसको हम बोले पीएन जंक्शन फॉर्म करा है। तो यहाँ पे बाई जंक्शन यानी कि यहाँ पे दो दो जंक्शन बनने चाहिए। अब अगर हमारे पास कोई एक सेमीकंडक्टर है, मान लेते हैं कोई भी सेमीकंडक्टर टुकड़ा है, इसमें दो दो जंक्शन कैसे बन सकते हैं? मान लेते हैं कि एक जंक्शन ये बना, दूसरा जंक्शन ये बना। इस जंक्शन के दोनों साइड अलग अलग टाइप्स मटेरियल या सर आवाज फिर अच्छा ऐसा से हो नहीं आ सकता फिर रहा। आवाज कटने लगा सर। है, आ जाएगा। हेलो कट ही रहा है सर। हेलो, यस सर। आवाज अभी क्लियर आ रहा है? हाँ स्क्रीन स्क्रीन आ रहा है? यस सर। ठीक है। तो वही बोल रहे थे कि अगर हमको यहाँ पे दो दो जंक्शंस बनते हुए दिख रहे हैं, तो कोई भी एक सेमीकंडक्टर है, तो दो जंक्शंस अगर हमको बनाने हैं, तो एक तरफ एन बीच में पी फिर एन, या फिर एक तरफ पी
NP ऐसा ही होगा तभी जाके जंक्शन बनेगा, क्योंकि जंक्शन बनता कब था, तो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स मिक्स करके बीच में एक न्यूट्रल जोन बना रहे थे, उसी को जंक्शन बोल रहे थे। यानी कि ये जो चीज हमको दिख रहा है दो लाइन, ये ठीक है, ये दोनों डिप्लीशन लेयर है, यहाँ लाइन से दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये ऐसा हो सकता है नहीं कि इधर इलेक्ट्रॉन्स हो, इधर होल फिर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तभी जाके ऐसा पॉसिबल है, या फिर होल इलेक्ट्रॉन होल होल इलेक्ट्रॉन फिर होल, तभी जाके पॉसिबल है कि हमारा दो दो जंक्शन बन सकता है, बन सकता है। इसी बेसिस पे हम लोग इसको दो तरह का हम बोलते हैं, ये NPN ट्रांजिस्टर है और ये जो है PNP ट्रांजिस्टर है। ठीक है, यानी कि जैसा फॉर्मेशन है वहां पे NP था, PN था, यहाँ पे NPN है, PNP है, तो NPN ट्रांजिस्टर एंड P ट्रांजिस्टर। ठीक है, ऐसा फॉर्म करेगा तो हम लोग इसका अलग अलग नाम देते हैं। अब जैसे कि अगर हम बात करते हैं ट्रांजिस्टर फॉर्म करते हैं तो डोपिंग कैसा करते हैं उस चीज का हम देख लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा है, एक साइड जैसे ये वाला साइज मान रहे कि ये साइज मान रहे, तो इसका साइज जो होता है मीडियम साइज होता है। एक साइज जो भी जिधर भी रखें, ये हम बोल रहे हैं कि मीडियम साइज का है। ये जो है वेरी थिन होता है, ठीक है, बीच वाले को बहुत ही थिन रखते हैं, और इधर वाले को हम बोल रहे हैं कि साइज जो है लार्ज साइज। ठीक है, एक तरफ मीडियम साइज, बीच में थिन साइज, और एक तरफ लार्ज साइज। तो जो बहुत ही छोटा साइज है, मीडियम साइज है, इसमें हम लोग हाईली डोपिंग करते हैं, हाईली डोप्ड होता है। ठीक है, अब P से P टाइप से करें या फिर N टाइप से, PNP बनाना होगा तो P से करेंगे, NPN बनाना होगा तो N से करेंगे। ये जो है ये वाला रीजन, ये भी बहुत ही कम लाइटली डोप्ड होता है, बहुत ही कम डोप्ड होता है। और अगर ये लार्ज साइज वाले का बात करते हैं तो ये मॉडरेट डोपिंग करते हैं इसमें। ठीक है, इसमें मॉडरेट डोपिंग होता है। तो ये जो हमारा रीजन इधर वाला जो कहलाता है, इसको बोलते हैं हम लोग एमीटर। एमीटर क्यों कहते हैं ये बाद में समझ आ जाएगा। इसको बोलते हैं हम लोग गेज, यानी गेज, ये सिर्फ हम लोग डोप करते हैं ताकि दो जंक्शंस बीच में आके दोनों को बेस क्रिएट कर दे इसलिए। और इधर जो है इसको बोलते हैं कलेक्टर, क्यों कहते हैं ये हम लोग बाद में जानेंगे। ठीक है, इसको एमीटर कहेंगे, इसको कलेक्टर, बीच में बेस। बेस का साइज थिन क्यों होता है ये बात भी हम लोग जानेंगे, इसका लार्ज साइज क्यों होता है ये बात भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो ऐसा हम लोग बोल रहे हैं कि एक तरफ एमीटर, बीच में बेस, एक तरफ कलेक्टर होता है। अब वो या तो NPN हो या फिर PNP हो, दोनों के केस में ही ऐसा होता है। ठीक है, जो साइड एमीटर है उसमें हाईली डोप होगा, साइज मॉडरेट होगा। जो बेस है बहुत ही थिन रहता है, लाइटली डोप्ड होगा। और जो कलेक्टर साइड है वो ऐसा है। हम एमीटर को भी अगर लिखते हैं तो E से लिख लेंगे, बेस को B से लिखेंगे और कलेक्टर को C से लिखेंगे। तो अगर आगे हम फिगर में ऐसा लिखते हैं तो ये बात समझ में आए। अब दो तरह का ट्रांजिस्टर हम लोग को यहाँ बनता हुआ दिख रहा है, NPN और PNP। तो उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, यानी कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। जैसा कि डायोड को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करे थे, तो वैसे ही ट्रांजिस्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम लोग एक ऐसा डंडी बना लेंगे,
इस पे 2 ऐसे सपोर्ट दे देंगे। ठीक ठीक है, ऐसा बना लेंगे। इसको बहुत जगह पे गोला में घेरा भी जा सकता है, ऐसे गोला में घेर देंगे, नहीं भी घेरेंगे तो चलेगा, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत जगह अगर सर्किट में देखोगे तो नहीं भी घेरा हुआ रहेगा, जहाँ ज्यादा कुछ लिखना होता है, कम लिखना हुआ रहता है तो घेर देते हैं, ऐसा है। अब इसमें 3 एंड दिख रहे हैं हमको, कौन कौन से? तो एक तो बेस का एंड, एक कलेक्टर का एंड और एक एमीटर का एंड। तो हमारे पास यहाँ पे 3 एंड है, तो ये 3 एंडों को हमारे पास 3 टर्मिनल्स ऐसे दिख रहे हैं, लेकिन कौन कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ये जो है, जो टी है जिसपे दोनों डंडे अटके हुए हैं, इसको बोलते हैं हम लोग बेस। ठीक है, ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे बेस रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमको एमीटर कलेक्टर में कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा है, तो हम इसमें क्या करते हैं, एक साइड एरो लगा लेते हैं, किसी एक डंडी में एरो लगा लें। तो जिसमें एरो दिखेगा वो हमको एमीटर रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, और जो बच गया वो कलेक्टर। ठीक है, जिसमें एरो दिख रहा है वो एमीटर, जो टी शेप का है वो बेस, और जो बच गया वो कलेक्टर है। ये रिप्रेजेंटेशन है। अब एरो का डायरेक्शन एक में नीचे एक में ऊपर क्यों है? तो हम लोग पढ़े थे कि फॉरवर्ड अगर बायस्ड हो तो पी जो होता है वो हायर पोटेंशियल पे होता है, और रिवर्स बायस्ड में पी जो होता है वो लोअर पोटेंशियल पे होता है। तो फॉरवर्ड बायस्ड अगर हम देख रहे हैं तो उसमें पी हायर पोटेंशियल पे होना चाहिए, और हायर पोटेंशियल पे है यानी कि फॉरवर्ड बायस्ड में पी से एन की तरफ करंट का डायरेक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये करंट का डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है कि इससे इधर जा रहा है। एमीटर के केस में यानी कि P हायर पे होगा, ये लोअर पे, तो ऐसा करंट जा रहा है, तो ये पी एन पी को रिप्रेजेंट कर रहा है। में अगर देखेंगे तो ये एन रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, यानी कि अगर ऐसा दिख जाए, बात देख के पीएन है या पीएनपी है। ठीक है, और तीनों जो टर्मिनल्स हैं, तीनों जो एंड है, वो कौन कौन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो हम लोग देख के समझ सकते हैं। जो टी शेप का है वो बेस है, जिसमें एरो लगा हुआ है वो एमीटर है, और जो ऐसे ही है वो कलेक्टर है। एरो का डायरेक्शन देखकर हमको समझना है कि पीएनपी है या फिर एनपीएन। पीएनपी में एरो बेस की तरफ होगा, और एनपीएन में एरो बेस से एमीटर की तरफ होगा। इस बात का ध्यान देना है। ठीक है, तो ये इसका सिंबल है, अगर कहीं दिखेगा तो ये बात हमको समझ में आना चाहिए। अब यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है कि ट्रांजिस्टर है, तो उसके 3 टर्मिनल्स हैं। अगर हम किसी बैटरी से इसको कनेक्ट करते हैं तो बैटरी के टर्मिनल सिर्फ 2, एक के 3 एक के 2। कैसे काम चलेगा? मिनिमम कितना जोड़े? तो मिनिमम हमको 2 रिक्वायर्ड तो होगा ही होगा। ठीक है, मिनिमम हमको 2 बैटरी रिक्वायर्ड होगा कनेक्शन के लिए, और साथ ही एक को कॉमन, एक एंड कॉमन भी जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू कनेक्शन विथ बैटरी, ठीक है, बैटरी से अगर कनेक्ट कर रहे हैं तो कैसे होगा? तो हम एक ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं, चलो ऐसे ही बनाते हैं, एक इंट, 2 इंट, 3 इंट। ये एमीटर है, ये बेस है, ये कलेक्टर है। ठीक है, बैटरी है तो हम बैटरी को यहाँ से ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं, एक बैटरी को यहाँ पे कॉमन रखते हुए दूसरे बैटरी को हम ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक, इनको बैटरी जो है भी करते हैं। ठीक है,
कनेक्शन अगर कर सकते हैं, यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, कॉमन में क्या है, बेस, तो इसको बोलते हैं हम लोग कॉमन बेस ट्रांजिस्टर। ठीक है, पीएनपी है या एनपीएन है उसके ऊपर है, तो हम फिलहाल वैसा कुछ नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट कर रहे हैं कॉमन बेस ट्रांजिस्टर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं हम लोग CBT। यानी कि यहाँ जो बेस जो है ये कॉमन है, कॉमन टू बोथ बैटरीज है, तो यहाँ से हम बोलते हैं कॉमन बेस ट्रांजिस्टर। ऐसे ही अगर हमारा एमीटर कॉमन रहा, ठीक है, तो सिमिलरली हम यहाँ पे लिख रहे हैं, फिगर हम बाद में बताएंगे, सिमिलरली सेकेंड कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर, CET बोलते हैं, ठीक है, कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर। सेकेंड, थर्ड हम लोग कर सकते हैं कॉमन कलेक्टर ट्रांजिस्टर, CCT। ये चीज जो है बहुत कम पढ़ते हैं हम लोग, मोस्टली ऊपर दोनों वाला चीजें पढ़ेंगे, और उसका फिगर कैसा बनेगा क्या होगा सब कुछ डिस्कस करेंगे हम लोग। तो फिलहाल हम कर रहे हैं कि कॉमन जो होगा उसके बेसिस पे हम लोग इसके 3 टर्म में डिवाइड करते हैं, कॉमन बेस ट्रांजिस्टर, कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर, कॉमन कलेक्टर ट्रांजिस्टर। ठीक है, अब बैटरी कनेक्टेड है, अगर मान लेते हैं कि एक तरफ N है एक तरफ P है फिर N है, तो ऑन द बेसिस ऑफ कौन से हायर पोटेंशियल पे है, N हायर पोटेंशियल पे है, एमीटर हायर पे है, बेस हायर पे है, वैसा कौन हायर है कौन लोअर है, तो हम फॉरवर्ड और रिवर्स देख सकते हैं। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं कि ये एमीटर और बेस एंड है, फिर बेस और कलेक्टर एंड है। ठीक है, कोई सा भी ट्रांजिस्टर है उसमें एमीटर और बेस, ठीक है, जैसे कि यहीं पे हम देख रहे हैं ये बेस हो गया ये एमीटर हो गया, अगर NPN है मान लेते हैं, तो ये बेस P है ये N है, तो बेस अगर हायर पोटेंशियल पे रहा और एमीटर लोअर पोटेंशियल पे, तो हम बोलेंगे ये फॉरवर्ड बायस्ड। अगर P हायर पोटेंशियल पे हो लोअर पोटेंशियल पे हो, तो हम बोलेंगे फॉरवर्ड बायस्ड। तो बैटरी हम अलग अलग कनेक्शन दे देकर हम इसमें क्या कर सकते हैं कि ये फर्स्ट वाले को फॉरवर्ड कर दे, सेकंड वाले को रिवर्स, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं कि ये फॉरवर्ड बायस्ड है, ये रिवर्स बायस्ड कर सकते हैं, या फिर इसको भी फॉरवर्ड रखें इसको भी फॉरवर्ड कर सकते हैं, बैटरी का टर्मिनल चेंज कर देना है और क्या, इसको हम रिवर्स कर दें, इसको भी हम रिवर्स ही रखें, इसको हम रिवर्स बायस्ड कर दे, इसको हम फॉरवर्ड बायस्ड कर दे, ऐसे 4 कनेक्शन पॉसिबल है। ठीक है, जैसे कि हम लोग पीएन जंक्शन में देखे थे, सिर्फ 2 तरीके से हम लोग कर सकते थे, फॉरवर्ड और रिवर्स, इसमें दो बैटरी कनेक्टेड है, तो हम लोग ये 4 पॉसिबिलिटी ले सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कनेक्शन। यानी कि यहाँ पे हम इस फिगर से देखते हैं, इस फिगर से P यानी कि एमीटर और बेस, एमीटर और बेस है, P और N है, तो एमीटर अगर हायर पोटेंशियल पे होगा बेस से, तो एमीटर बेस फॉरवर्ड बायस्ड होगा। बेस और कलेक्टर को देखें, कलेक्टर P है और बेस N है, N अगर हायर पे हो यानी कि बेस कलेक्टर से ज्यादा हायर पे होगा तो रिवर्स बायस्ड होगा, तो फॉरवर्ड रिवर्स्ड हो गया। ठीक है, अगर बेस कलेक्टर से कम पोटेंशियल पे रहा तो फॉरवर्ड फॉरवर्ड हो गया। तो वैसे ही हम टर्मिनल चेंज कर करके हम लोग यहाँ पे ये 4 पॉसिबिलिटी हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, सबके लिए अलग अलग बैटरी कनेक्ट करके देख सकते हो, ट्राई कर सकते हो। ठीक है, एमीटर बेस, बेस कलेक्टर, तो एमीटर बेस को फॉरवर्ड बायस्ड, बेस कलेक्टर को रिवर्स बायस्ड, इसको फॉरवर्ड फॉरवर्ड, ऐसा हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो कनेक्शन है इसको हम बोलते हैं एक्टिव। एक्टिव यानी कि यही हमारे यूज में रहता है। फॉरवर्ड फॉरवर्ड सैचुरेशन कहते हैं हम इसको, रिवर्स रिवर्स कट ऑफ। ठीक है, ये दोनों, ये जो है एम्पलीफायर में यूज होगा,
एम्पलीफायर इसी पे बेस्ड है। ये दोनों रीजन जो है ये स्विच, अगर हम ट्रांजिस्टर को स्विच में यूज करते हैं तो ये दोनों रीजन को यूज करेंगे। और ये जो है ये एक्टिव का इन्वर्ट है तो इसको बोलते हैं इन्वर्टेड। ठीक है, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड। इसका कोई यूज नहीं है क्योंकि एक्टिव वाला है। एक तरफ मान लेते हैं पीएनपी है तो पीएनपी ही है, उसी का उल्टा है, लेकिन एमीटर को हम कलेक्टर बना दिए हैं और कलेक्टर को एमीटर, तो एमीटर में तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स थे, तो इस केस में ये हमारा काम का चीज नहीं होता है, इसमें बहुत नुकसान होता है, तो इसको हम लोग यूज नहीं करते हैं। ठीक, तो इसी कनेक्शन को हम लोग इसमें यूज करेंगे। तो अभी तक सिंपली हम लोगों ने ओवरव्यू देखा है कि ट्रांजिस्टर जो है ऐसा फॉर्म करता है, टर्मिनल होते हैं उनमें दो बैटरी कनेक्ट कर सकते हैं। दो बैटरी कनेक्ट करने के उपरांत उसके बाद एनपीएन हो या फिर पीएनपी हो, हम उसको ये चार कनेक्शन में से कोई भी कर सकते हैं बैटरी के टर्मिनल्स को चेंज कर करके, यानी कि एमीटर, बेस और कलेक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर करके। ठीक है, तो उसके बेसिस पे हम लोग ये नाम देते हैं। जैसे कि एक चीज डिस्कस करते हैं, एक्टिव रीजन के लिए पी एन पी का कॉमन बेस एमीटर हम CBT, कॉमन बेस ट्रांजिस्टर हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, एक्टिव रीजन होगा PNP का है कॉमन बेस ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो इधर हम बना रहे ऐसा, ये PNP है तो PNP, ये एमीटर है, ये हो गया, ये हो गया कलेक्टर। ठीक है, इसी चीज को सिंबॉलिकली अगर लिखेंगे तो ऐसा लिखेंगे। ठीक है, ऐसा बेस एमीटर कलेक्टर। अब हमको एक्टिव बनाना है। एक्टिव में क्या था कि एमीटर और बेस जो थे फॉरवर्ड थे, फॉरवर्ड बायस्ड, और बेस कलेक्टर जो है वो रिवर्स बायस्ड। तो एमीटर ये हो गया और बेस ये हो गया। तो यहाँ ध्यान से देखो कि अगर हमको उसको फॉरवर्ड बनाना है तो P को हायर पोटेंशियल पे रखना पड़ेगा, यानी कि ये हायर पे ये लोअर पे, ये प्लस ये माइनस, यानी कि अब हमको क्या मिला, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव, बी पे निगेटिव, बेस पे निगेटिव मिल गया। तो हमको क्या हो गया कि ये एमीटर बेस फॉरवर्ड बायस्ड दिख रहा है। अब बेस और कलेक्टर को हमको रिवर्स दिखाना है, तो बेस ये माइनस है और ये प्लस है, इसमें हमको इसको हायर करना पड़ेगा, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, मोर निगेटिव देन बेस। रिवर्स के लिए, रिवर्स बायस्ड के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मोर निगेटिव, क्योंकि बेस तो ऐसे ही निगेटिव है, इसको और ज्यादा निगेटिव नहीं करेंगे तो हायर हो जाएगा। तो क्या करेंगे, तो बैटरी जोड़ेंगे ऐसा, ज्यादा दो जोड़ रहे हैं यानी कि इससे ज्यादा पोटेंशियल का है और कुछ नहीं, जोड़ दिए। ज्यादा निगेटिव तो हो गया, लेकिन कंफ्यूजन यहाँ हो गया कि माइनस से प्लस है, फिर कैसे क्या करें। तो उस कंफ्यूजन को हटाने के लिए हम लोग यहाँ पे कर देते हैं ग्राउंडिंग, कंफ्यूजन खत्म, यानी कि बी जो हो गया यहाँ का पोटेंशियल कितना हो गया, 0। ठीक है, यहाँ का पोटेंशियल प्लस, यहाँ का पोटेंशियल माइनस। तो ध्यान से देखो, अब एमीटर बेस यानी कि Pn है तो एमीटर हायर पोटेंशियल पे है, बेस यानी N लोअर पोटेंशियल पे है, तो फॉरवर्ड बायस्ड। वैसे ही बेस और कलेक्टर को देख रहे हैं तो बेस का 0 और कलेक्टर का निगेटिव, तो बेस हायर पोटेंशियल पे है तो रिवर्स बायस्ड। तो ये हमारा कनेक्शन हो गया। ये जो पोटेंशियल है इसको हम लोग बोलते हैं BC, बेस और कलेक्टर से कनेक्टेड है, इसको बोलते हैं EB।
एमीटर और बेस से कनेक्टेड। वैसे सिंबॉलिकली लिखते तो ऐसा हम ड्रॉ कर सकते थे। ठीक है, ये भी BC दिख रहा है, ये भी EB दिख रहा है, ये सिमिलर है, सिंबल के फॉर्म में ऐसा हम दिखाते हैं। सर ठीक है, VBC में हाँ सर VBC में 2 सेल क्यों लिए? जैसे कि अगर हम यहाँ पे ग्राउंडिंग नहीं करे थे, ठीक है, तो यहाँ का पोटेंशियल हमको क्या दिख रहा था, निगेटिव। ठीक है, यहाँ पे मोर निगेटिव करने के लिए यहाँ का बैटरी क्या होना चाहिए, उसका पोटेंशियल इस EB से ज्यादा होना चाहिए, इसलिए वैसा दिखाया जाता है। बाकी अगर ग्राउंडिंग कर दिए तब भी ग्राउंडिंग करने के बाद हमको ज्यादा कुछ टेंशन नहीं रहता कि ज्यादा होगा या कम रहेगा, क्योंकि ग्राउंडिंग कर दिए तब तो ये पोटेंशियल 0 हो गया, इधर कम भी माइनस रहेगा तब भी चल जाएगा। ठीक है, यस सर। ठीक है, तो ये है PNP CBT यानी कॉमन बेस ट्रांजिस्टर है, बेस इसमें कॉमन दिख रहा है, ऐसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब इसमें कहानी क्या चल रहा है वो थोड़ा सा देखते हैं, इसी फिगर से समझ में आ जाएगा। हमको क्या पता है कि इस P साइड में होल्स जो होते हैं मेजॉरिटी कैरियर होते हैं, इसमें लाइटली डोप्ड है तो इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम होंगे, इधर भी लाइटली है, मॉडरेट डोपिंग है तो होल्स होंगे लेकिन एमिटर से कम होंगे। ऐसा एमिटर में होल बहुत ज्यादा, N में इलेक्ट्रॉन बहुत कम बेस में, और कलेक्टर साइड में होल है लेकिन कम है। ठीक है, अब हम कनेक्शन तो देख लिए हैं कि एमीटर और बेस फॉरवर्ड बायस्ड, तो एमीटर और बेस जो है फॉरवर्ड बायस्ड है, यानी कि ये हायर पोटेंशियल लोअर। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में ऐसा होगा, हायर से लोअर, यानी कि अगर डिप्लीशन लीजर है तो ये और थोड़ा घटा होगा, ये वाला डिप्लीशन लीजर। सर आवाज अच्छे से नहीं आ रही।
हेलो 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 यस सर। आ रहा है अब आवाज? यस सर। स्क्रीन यस सर आ रहा है। ठीक है, तो वही हम कह रहे थे कि अगर एमीटर बेस फॉरवर्ड बायस्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ऊपर एमीटर से बेस की तरफ होगा। वैसे ही बेस और कलेक्टर जो है, बेस हाई पोटेंशियल पे है, कलेक्टर लोअर पोटेंशियल पे है। तो हम लोग को दिख रहा है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर, तो ये वाला जो डिप्लीशन लेयर है ये बढ़ और ये वाला डिप्लीशन लेयर घटेगा। ठीक है, ये तो है डिप्लीशन लेयर में, तो उसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि बीच में ये जो है लाइटली डोप्ड है। लेकिन अगर हम फोर्सेस का बात करें तो इन सब होल्स पे इधर की तरफ ऐसा फोर्स लग रहा होगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स। ठीक है, और ये फोर्स लगने से ये हाईली एनर्जी के साथ, हाई एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के साथ बहुत ज्यादा डोप है, उस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिए, वो तो फ्री था ही, तो बहुत ही ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से बेस की तरफ मूव करते हैं। अगर ये होल्स बेस की तरफ बहुत तेजी से मूव करते हैं तो एन में, यानी कि हमारे बेस में तो थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको कुचलते हुए वो आगे बढ़ जाते हैं कलेक्टर की तरफ। क्या हुआ? आवाज कट रहा है ज्यादा। ठीक है, अभी नो आ रहा सर, है ना? नहीं कट रहा, नहीं कट रहा। कट रहा है सर। ठीक है, अब दूसरे के पास नहीं कट रहा है तब तुम्हारा प्रॉब्लम होगा। कट रहा है क्या सबके पास? नो सर, चल तो रहा है। नो सर। ठीक है, देखो। ठीक है, तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि होल्स पे जो फोर्स लग रहा है वो एमीटर से कलेक्टर की तरफ। अब ये जो थिकनेस है इसीलिए हम लोग बहुत कम रखते हैं कि ये थिकनेस जो हमारा बेस है उसका थिकनेस, कि ये होल जो है बेस की तरफ ना भागे। यानी कि अगर हमारा ये मान लेते हैं कि ये बेस हो गया, ठीक है, इधर से होल्स बहुत तेजी से मूव कर रहे हैं, तो यहाँ से इसके पास जाने का रास्ता तो है, लेकिन हम इसका थिकनेस बहुत कम रखते हैं ताकि इसको क्रॉस करके बाहर इधर कलेक्टर की तरफ आ जाए। ठीक है, लेकिन फिर भी जो कम काइनेटिक एनर्जी से रहते हैं वो इधर की तरफ होल्स आ जाएंगे। तो थिकनेस बेस का कम हम इसीलिए रखते हैं कि जो मोस्ट ऑफ द होल्स जो हैं एमीटर से वो कलेक्टर में जाए, बेस के रास्ते से वो नीचे ना आए। ठीक है, अब कलेक्टर है, कलेक्टर में सारे होल्स जाके इकट्ठे हो रहे हैं, अगर आगे नहीं मूव करेंगे तो मोस्टली इलेक्ट्रॉन्स वहीं जा रहे हैं, तो मोस्टली इलेक्ट्रॉन्स अगर वहां जा रहा है तो वहां पे कोलिजन बढ़ेगा, कोलिजन बढ़ेगा तो हीट बढ़ेगा, तो उस हीट को एटमॉस्फेयर में लूज करने के लिए हम लोग उसका सरफेस लार्ज रखते हैं, इसलिए थोड़ा वो मीडियम, वो जो साइज होता है उसका कलेक्टर का लार्ज होता है। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, ड्यू टू फोर्स ऑन होल्स they accelerate with very high काइनेटिक एनर्जी, बहुत ही हाई एनर्जी से वो एक्सेलरेट होगा, तो यानी कि दे स्विम्स टू ओवर टू कलेक्टर। ठीक है, स्विम्स मतलब क्या होता है कि रौंदते हुए कुचलते हुए आगे बढ़ जाना। ठीक है ना, कि इलेक्ट्रॉन्स बहुत काइनेटिक एनर्जी से आगे जाएगा, ये बाढ़ की तरह है। जैसे अगर सोचो कि ऐसा नदी बह रहा था,
आराम आराम से पानी था तो ऐसे बहते बहते चला जाएगा, रास्ता है जाएगा। लेकिन अगर बहुत तेजी से ये पानी इधर की तरफ बहने लगे तो यहाँ जो बांध है उसको तोड़ते हुए मे भी हो सकता है कि आगे तरफ बाढ़ ला दे। ठीक है, तो वैसा ही सिचुएशन यहाँ भी है कि इसके पास इधर नीचे आने का रास्ता तो है, लेकिन मोस्टली जो है वो इस थीन होने की वजह से वो आगे की तरफ बढ़ जाता है, उसका थिकनेस इसलिए हम लोग कम रखते हैं। तो यहाँ पे होल्स इधर जा रहा है, तो यहाँ से जो करंट जा रहा है उसको बोलते हैं आई। इधर से थोड़ा बहुत तो होल्स आएंगे ही, तो यहाँ से हम लोग बोलते हैं आई बेस, और इधर से मोस्टली जाएगा तो इसको बोलते हैं आई कलेक्टर। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या दिख रहा है, किरचॉफ्स लॉ से आई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। अब मोस्टली जो है कलेक्टर को जा रहा है, बेस को नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे आई बी जो है वो मच मच लेस देन आई सी है। तो कभी कभी इसी चीज को हम लोग बोल देते हैं कि आई जो होगा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आई सी। ठीक है, तो ऐसा सिचुएशन होता है। अगर हम यहाँ पीएनपी लिए हैं तो होल मूव कर रहा है, एनपीएन लेते तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करता। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम चाहो तो एनपीएन के लिए ड्रॉ करके, हाँ एक्टिव रीजन हम देख रहे हैं तो एमीटर बेस को उस केस में भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही रखना है, बेस और कलेक्टर को रिवर्स डायरेक्शन में ही रखना है। बेस का थिकनेस कम क्यों रख रहे हैं, तो थिकनेस इसलिए कम रख रहे हैं ताकि जो एमीटर से इलेक्ट्रॉन निकल के होल्स या इलेक्ट्रॉन जो भी होगा, एन रहेगा तो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, यहाँ पे होल्स जो भी है निकल के जा रहा है, वो बेस के इलेक्ट्रॉन्स जो थोड़े बहुत हैं उसको रोकते हुए आगे कलेक्टर में चला जाए, बेस की तरफ से बहुत कम होल्स पास करे, यानी कि बेस करंट बहुत कम हो। इस वजह से हम लोग उसका थिकनेस कम रखते हैं। कलेक्टर का साइज क्यों ज्यादा रखते हैं, और कलेक्टर नाम क्यों है, क्योंकि मोस्टली इलेक्ट्रॉन्स या होल्स जो है वहीं जाके कलेक्ट होते हैं। साइज लार्ज क्यों रखते हैं, तो मोस्ट ऑफ द चार्ज कैरियर्स वहां जा रहे हैं तो हीट बढ़ेगा, हीटेड होंगे। अगर वो हीट हो रहे हैं तो अगर हम उसमें हीट इकट्ठा होते रहेगा तो धीरे धीरे गर्म होके डिवाइस खराब हो सकता है। इसलिए हम लोग थोड़ा साइज बढ़ा देते हैं कि एनवायरनमेंट में जो है सरफेस एरिया से वो हीट बाहर लूज कर जाए। ठीक है, तो ऐसा होता है। तो ये थोड़ा सा वर्किंग है। अब इसी चीज को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ये था कॉमन बेस एमीटर, वैसे ही कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर देखेंगे, और उसी चीज को हम लोग यूज करते हैं एनपीएन कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर में। तो उसी चीज को देखते हुए हम लोग क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या आता है, उसको एम्पलीफायर और स्विच में कैसे यूज करते हैं, और क्या क्या इक्वेशंस हम लोग लिखेंगे, तो चीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो उस चीज को थोड़ा सा समझने वाला चीज होगा, क्योंकि वहां पे तीन तीन कंसेप्ट, तो एक बार उसको खुद से भी पढ़ लेना। ठीक है, बाकी जो होगा वो हम बता देंगे, और उसके बाद सिर्फ हम लोग का बच जाएगा लॉजिक एंड गेट्स। ठीक है, आईटी अगर कोई लिया होगा तो उनके लिए वो कुछ बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो लोग पढ़े होंगे, आईटी में पढ़ाया जाता है एंड गेट, नॉर गेट, ये सब चीजें। ठीक है, तो 2 से 3 लेक्चर में हम लोग का ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर रे ऑप्टिक्स शुरू करेंगे। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। इतना में किसी कोई दिक्कत हो तो बोलो आज वाले टॉपिक में। नहीं है, ठीक है, तो चैप्टर अब खत्म हो रहा है, तो एक बार एनसीईआरटी फिर से शुरू से कहानी की तरह पढ़ो। नेक्स्ट क्लास के बाद नेक्स्ट क्लास के बाद बुकलेट सॉल्व करना शुरू कर दो। ठीक है, उसमें सिर्फ गेट्स वाले क्वेश्चन छोड़ के, और 2 लेक्चर के बाद वही कर सकते हो। और मोस्टली हमको लगता है 3-4 एक्सरसाइज होगा तो मुश्किल से 2 से 3 घंटे में खत्म हो जाएगा। तो